2020 में शुरू की गई केंद्र सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत हिमाचल केवल 10% किसानों को फायदा पहुंचा पाई है। योजना के तहत किसानों बागवानों को कृषि आधारित उत्पादों को लेकर लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सस्ती दरों पर लोन दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों को कर्ज देने और अन्य विभागीय प्रक्रियाओं को सरल करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में कृषि विभाग द्वारा आयोजित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के राज्य स्तरीय सम्मेलन में बोलते हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि हिमाचल के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 925 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है, जिसके माध्यम से किसानों को खेतों में ही छटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग व अन्य कृषि आधारित उद्योगों के लिए सस्ते ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कृषि अब कई उद्योगों के साथ सीधे तौर पर जुड़ गई है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए कृषि में विविधता बेहद जरूरी है। वहीं कृषि मंत्री ने नगर निगमों में मेयर डिप्टी के चुनाव में विधायकों को वोटिंग के अधिकार को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में विधायकों को वोटिंग का अधिकार देना गलत नहीं है और विधायक केवल बराबरी पर ही अपना वोट डालेगा। इस तरह की प्रोग्रेस आप सकते हैं, हालांकि जो प्रेजेंटेशन भी हो रही है उसमें लग रहा है कि थोड़ा प्रोग्रेस कम है, उसको तेज कैसे? देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर फंड जो है वो 1,000 करोड़ रुपए का एक फंड्स क्रिएट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये प्रोजेक्ट जो है वो 7 साल के लिए है। तो वो लगभग 325 करोड़ रुपए जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए भी दिया है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में मतलब कहने का यह है कि जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनको लोनिंग का प्रावधान जो है वो थ्रू बैंक्स नबार्ड ने किया है। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वैसे तो 6% है, लेकिन 6% में से जो है वो कुछ भारत सरकार देगी और 4% जो है वो हमारे अपने एग्रीकल्चर्स को देना पड़ेगा। उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम जो है वो अपनी एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की एक्टिविटीज़ को प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, कोल्ड स्टोर्स खोल सकते हैं और पॉली हाउसेस खोल सकते हैं। इस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए ग्रेडिंग सेंटर हम खोल सकते हैं। इसी तरह से उसमें हाइड्रोपोनिक और वर्टिकल एग्रीकल्चर और हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर उसको इनकरेज कर सकते हैं। इसी तरह से अपने गांवों में हम ग्रेडिंग सेंटर्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकते हैं। तो मैं देख रहा था कि कुछ बड़े बड़े जो मिल्स हैं, ख़ास करके ये मिल्स जो हमारी वीट की मिल्स हैं दूसरी, उनको दिया जा रहा है। मैं क्या इसको थोड़ा डिस्करेज करो, क्योंकि वो बड़े मिल मालिक हैं, करोड़ रुपये उनको पास पहले सरकार का फंसा हुआ है। तो ठीक है कि बाई प्रोडक्ट्स तो वो ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन हमें जो मीडियम और स्मॉल फार्मर्स है उसकी तरफ ज़्यादा जो है वो करना है। इसलिए ये एक वर्कशॉप इंटरेक्शन के लिए विद बैंकिंग के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, एग्रीकल्चर्स के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, और इस तरह से भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो इस लिंकेजेस को देख रहे हैं उनके लिए है वो वर्कशॉप हो। कुछ मैंने डिप्टी डायरेक्टर्स बुलाए हैं, कुछ बेनिफिशरीज हैं, उनसे जो है अब आइडियाज़ वगैरह एक्सचेंज किए जा रहे हैं। तो ये जो फंड्स है ये सिर्फ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशंस और ये फंड्स उस लोनिंग के रूप में जो है वो हम स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स को दें। लोगों को सर इजीली लोन दिए, इसको लेकर के कई बार उनको जो है कागजी प्रक्रिया में ये भी मैंने कहा कि सिंगल विंडो प्रोसेस होना चाहिए, ताकि उसको बार बार किसान को जो है वो बैंकिंग के चक्कर ना लगाने पड़े, और उसके जो हमारे प्रोविजनल अफसर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर के, किस प्रकार का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, किस प्रकार की लोनिंग किस चीज़ के लिए आप दे रहे हो, उसका भी मिनिमम मैक्सिमम देखना चाहिए। तो वो लोनिंग किस पर्पस के लिए जा रहा है, क्या वो यूनिट लगे हैं या नहीं लगे हैं, उसकी पूरी वेरिफिकेशन करके सर, हिमाचल की स्थिति को देखते हुए आपको नहीं लगता कि इरिगेशन की तरफ अधिक ध्यान होना चाहिए, क्या लोनिंग है या फिर अन्य प्रोजेक्ट्स हैं? जी, मैं अब कह रहा हूँ था कि इरीगेशन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए इरीगेशन इज़ वेरी मतलब एसेंशियल,
क्योंकि ड्राई लैंड फार्मिंग सिर्फ वर्षा के ऊपर जो हमारी खेती है वो ज़्यादा है। हमारा इरीगेटेड एरिया जो है वो नेशनल इरीगेशन एरिया से भी बड़ा कम है, 2-3% के बीच में है, जबकि नेशनल इरीगेशन एरिया जो है वो ज़्यादा है। तो हमारा बिल्कुल कम है हिमाचल प्रदेश का, बहुत से सूखे पहाड़ हैं। तो इसके लिए हमें इरीगेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना ताकि हम रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह बना सकें, पानी को लिफ्ट कर सकें। और इस तरह से जिस एरियाज़ में ट्यूबवेल का स्कोप है उसको ट्यूबवेल, जहाँ फ्लो इरीगेशन का स्कोप है उसको करके। तो नबार्ड जो है वो ज़्यादा पैसा इरीगेशन पब्लिक हेल्थ को देता है, लेकिन उसकी लिंकेज जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ आगे नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश है कि जो प्रोजेक्ट हम फार्मूलेट करें उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, और चाहे वो ट्यूबवेल्स हो चाहे फ्लो इरीगेशन स्कीम हो, जिसका बेनिफिट किसान को मिले। जो 10% केवल हम यूज़ कर पाएँ, पब्लिसिटी की बड़ी कमी इसमें रह गई। यही एक इसीलिए तो ये है कि आपने देखा नहीं कि बेनिफिशरीज को 2021 में सिर्फ 3 बेनिफिशरी हैं, देख तो रहे थे आप सब। इस बार जो है वो थोड़ा बड़े है, लेकिन अभी तक हमें इसको ज़्यादा लोगों तक ले जाना। इम्प्लीमेंटेशन में कमी मानते हैं आप अधिकारी लेवल पे या किस तरह ग्राउंड ऐसा है कि ये जो लोनिंग का प्रोसेस है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने पहले भी बताया अपने मेन एड्रेस में कि इसको एक तो लोगों में अवेकनिंग नहीं है, प्रोसेस जो है वो थोड़ा कम्प्लेक्स है। लोगों को कम से कम शॉर्ट तरीके से जो है वो लोनिंग सिंगल विंडो से करनी चाहिए, गोष्ठियाँ वगैरह लगानी चाहिए। और जो बैंकिंग के लोग हैं जिनको पैसा दिया भारत सरकार ने, उनको भी उनमें एसोसिएट करना चाहिए, और खेती बाड़ी करने वालों को और हमारे जो डिपार्टमेंट्स के नोडल ऑफिसर्स हैं उनको साथ काम करना। फंड की भी आपने बात की कि काफ़ी कम फंड मिलता है जबकि पैसा ज़्यादा लगता है किसान। वो तो मैंने पहले कह दिया कि 1 लाख रुपए में कोई ट्यूबवेल नहीं बनता है। इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट। एक छोटा सा अगर 1 लाख रुपया दे रहे हो और आप कहते हैं बोरवेल बना लो, 1 लाख से कौन सा बोरवेल मिलता है? बॉली भी नहीं बनती 1 लाख से। इसलिए इन फंड्स को दोबारा रिवाइज करना चाहिए। सर, नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या बीजेपी से बता रही है। लोकतंत्र क्या वो, उनको भी वोटिंग का अधिकार है, अपने एरिए से वो चुन करके आते हैं। अगर कहीं डिसीजन नहीं होता है तो एक वोट से भी कोई ऐसी नहीं कि उनको जो है वो फॉर्मुलेशन करने में जो है वो करे। वो इसलिए है कि डिसाइसिव वोट उनका हो सकता है कि अगर बराबर हो जाते हैं तो अपना वोट डाल देगा और क्या करेगा। सर, सुधीर शर्मा जी का भी बयान है कि नहीं देना चाहिए था वोटिंग राइट, सिर्फ पार्षदों से ही चुना जाना चाहिए। हर एक अपना अपना मत है इसमें, हम किसको क्या कह सकते हैं। अगर दिया है तो एक डिसाइसिव मत है कि अगर मान लो कि बराबर हो जाते हैं तभी उसकी जरूरत पड़ेगी ना। अगर बराबर नहीं हो सकते तो ही इज नॉट कास्टिंग द वोट। अगर मेजॉरिटी किसी की ज़्यादा है या एक बड़ा है जो एक कम है तो उसको ये नहीं है। वो तो है कि डिसाइसिव वोट जब है उसका कि जब बराबर का हो जाए तभी अपना वोट डालेगा, अदरवाइज नहीं डालेगा। सर, जो अभी नोटिस हुई कि आप जब अगर बराबर आ गए दोनों पक्ष उसमें वोट पड़ेगा उनका, या ऐसे भी उनका वोट कास्ट? ऐसे नहीं होगा, बराबर में इसी में आएगा जब डिसाइसिव वोट होगा उसका। जब जरूरत पड़ेगी तभी एक्सरसाइज करेगा। आगे क्यों करेगा? आगे कर लेगा वो कर। ठीक है, थैंक यू सर।